1997 की बात है। कांग्रेस ने एचडी देवगौड़ा सरकार से समर्थन वापस लेने की धमकियां शुरू कर दी थी। तब क्षेत्रीय पार्टियों का गठबंधन संयुक्त मोर्चा धर्म संकट में पड़ गया। साल भर के भीतर दूसरी बार प्रधानमंत्री के नाम की जद्दोजहद शुरू हुई थी। तमाम रायशुमारी के बाद इंद्र कुमार गुजराल के नाम पर सहमति बनी, लेकिन इस फैसले से बेखबर गुजराल साहब घर पर बैठे थे। गठबंधन के नेता उनके घर पहुंचे तो पता चला कि साहब सो रहे हैं। घर वालों की इजाजत से उनके कमरे में कुछ बड़े नेता गए। गुजराल साहब को नींद से जगाकर कहा, उठिए उठिए, आपको भारत का प्रधानमंत्री बनना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन की। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम आईके गुजराल के प्रधानमंत्री बनने की कहानी और उनसे जुड़े कुछ किस्सों की चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के किस्सों का सफर। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। 1996 में केंद्र में गठबंधन सरकार का दौर था। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 161 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी। अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन 13 दिन के बाद ही वाजपेयी की सरकार गिर गई। 1 जून 1996 को जनता दल के एचडी देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने। इनके किस्सों की चर्चा हमने पिछले एपिसोड में की है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगा। देवगौड़ा को कांग्रेस का समर्थन मिला था, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के 10 महीने बाद ही कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर गई। इसके बाद प्रधानमंत्री के लिए कई नामों पर चर्चा शुरू हो गई, क्योंकि दावेदार कई थे, जैसे कि सीताराम केसरी, मुलायम सिंह यादव, जीके मुपनार, लालू प्रसाद यादव, लेकिन किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन पा रही थी। रशीद किदवई अपनी किताब भारत के प्रधानमंत्री में लिखते हैं कि इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री के रूप में आकस्मिक तौर पर मिले। दरअसल गुजराल साहब की हर किसी से बनती थी, हर पार्टी में उनकी यारी दोस्ती थी। ज्यादातर लोगों को ऐसा लग रहा था कि यही एक ऐसा नाम है जिस पर कोई भी पार्टी एक बार विचार जरूर करेगी। हालांकि मुलायम इस नाम के खिलाफ थे। उन्हें ज्योति बासु ने समझाया तो वो राजी हुए। उधर सीताराम केसरी भी गुजराल को अपना दोस्त मानते थे, तो इसलिए वो उस वक्त चुप रहे। इस तरह 21 अप्रैल 1997 को गुजराल साहब ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। वो इस पद पर 19 मार्च 1998 तक बने रहे। आईके गुजराल ने भारतीय विदेश नीति को महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए। इसे गुजराल डॉक्ट्रिन नाम दिया गया। विदेश मंत्री रहते हुए 1996 में भारत को व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि यानी कि CTBT पर साइन नहीं करने दिया था। यही वजह है कि आज भारत खुद को परमाणु शक्ति घोषित करने में कामयाब हो पाया। गुजराल साहब का एक सिद्धांत यह कहता है कि यदि किसी देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना दबदबा बनाना है तो उसे अपने पड़ोसी देशों के साथ सामान्य रिश्ते बनाने होंगे। वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई की माने तो पहले विदेश मंत्री फिर प्रधानमंत्री के तौर पर गुजराल चाहते थे कि भारत अपने पड़ोसी देशों जैसे मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और भूटान के साथ भरोसा डेवलप करे। उनके साथ जो भी विवाद है उसे बातचीत से सुलझाए। अगर पड़ोसी देश की मदद की है तो उससे तुरंत कुछ लेने की उम्मीद ना करे। इस विचारधारा से जुड़ा एक किस्सा पत्रकार सैकत दत्ता भी बताते हैं। गुजराल नए नए प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के चुनिंदा वरिष्ठ अधिकारियों को अपने ऑफिस में बुलाया। उन्हें निर्देश दिया कि पाकिस्तान में अपनी गतिविधियां बंद कर दे। माना जाता है कि इसके बाद से ही पाकिस्तान में काम करने को लेकर रॉ के पास कोई स्पष्ट आदेश नहीं है। पाकिस्तान के प्रति गुजराल के नर्म व्यवहार पर कई बार लोगों ने सवाल किया। एक बार गुजराल द टेलीग्राफ अखबार को इंटरव्यू दे रहे थे। पत्रकार केपी नायर ने उनसे कहा कि भारतीय कूटनीति के बारे में एक धारणा यह भी है कि पाकिस्तान को लेकर नर्म रुख अपनाया जा रहा है। आप रुख नर्म रखकर पाकिस्तान के साथ काम नहीं कर सकते।
इतना सुनते ही गुजराल साहब भड़क गए। गुस्से में उन्होंने कहा, क्या आपको लगता है कि मैं पाकिस्तान को कुछ दे दूंगा? मैं भी उतना ही राष्ट्रभक्त हूं जितना कोई दूसरा हो सकता है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताब द कोलिजन ईयर्स 1996 टू 2012 में लिखा है कि सीताराम केसरी उस समय प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब बुनने लगे थे। अस्थिर और अल्पमत सरकारों के दौर में उन्हें लगता था कि शायद वो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी कर सकते हैं। सीताराम केसरी एक बहाने के इंतजार में थे। तभी राजीव गांधी की हत्या से जुड़ी जैन कमीशन की अंतरिम रिपोर्ट सामने आ गई। प्रणब मुखर्जी लिखते हैं कि जैन आयोग की अंतरिम रिपोर्ट में इस बात का जिक्र था कि डीएमके और इसके नेता लिट्टे प्रमुख प्रभाकरन को बढ़ावा दे रहे थे। हालांकि राजीव गांधी की हत्या में डीएमके के किसी नेता या पार्टी का नाम सीधे तौर पर नहीं जुड़ा था। उस वक्त गुजराल की संयुक्त मोर्चा की सरकार में डीएमके भी शामिल थी, जबकि कांग्रेस बाहर से समर्थन दे रही थी। ऐसे में गुजराल ने वरिष्ठ नेताओं से चर्चा के लिए एक डिनर आयोजित किया। प्रणब मुखर्जी लिखते हैं कि तब गुजराल ने कहा कि ऐसे वक्त में अगर डीएमके पर कार्रवाई की गई तो इसका गलत संदेश जाएगा। वो नहीं चाहते थे कि सरकार की विश्वसनीयता पर आंच आए। दूसरी तरफ कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई गई। अधिकतर सदस्य नहीं चाहते थे कि गुजराल सरकार से समर्थन वापस लिया जाए। प्रणब मुखर्जी लिखते हैं कि उस समय सीताराम केसरी कांग्रेस में मजबूत स्थिति में थे। केसरी ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए समर्थन वापसी का प्रस्ताव पारित करा लिया। इस तरह 28 नवंबर 1997 को इंद्र कुमार गुजराल की सरकार गिर गई। दोस्तों, अगर बात करें इंद्र कुमार गुजराल से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तिथियों की, तो 4 दिसंबर 1919 को झेलम, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहां पे इनका जन्म हुआ। 1931 स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में जेल गए। 1945 में इन्होंने शीला गुजराल से शादी कर ली। 1964 इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की। 8 नवंबर 1973 से 20 जून 1975 तक सूचना एवं दूरसंचार मंत्री रहे। 1976 में इन्हें सोवियत संघ का राजदूत बनाया गया। 1980 में कांग्रेस छोड़कर जनता दल में शामिल हुए। 1989 में जालंधर से लोकसभा चुनाव लड़कर जीत हासिल की। 1991 में पटना से लोकसभा चुनाव लड़े। 1992 में लालू प्रसाद के सहयोग से राज्यसभा सदस्य बने। 1996 देवगौड़ा सरकार में विदेश मंत्री बने। 21 अप्रैल 1997 को प्रधानमंत्री की शपथ ली और 19 मार्च 1998 को गुजराल साहब ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया। 30 नवंबर 2012 को लंग इन्फेक्शन की वजह से इनका निधन हो गया। दोस्तों, इंदिरा गांधी की सरकार थी। देश में इमरजेंसी लगाई गई थी। इंदिरा के छोटे बेटे संजय गांधी पर इमरजेंसी के दौरान जातिया करने के आरोप लगे थे। इस बात की जांच के लिए शाह कमीशन बनाया गया था और इसी कमीशन के बारे में जग्गा कपूर ने एक किताब लिखा, व्हाइट प्राइस पर्जरी फैक्ट्स ऑफ द शाह कमीशन। इस किताब में आई के गुजराल और संजय गांधी से जुड़ा एक किस्सा है। उस समय गुजराल कांग्रेस की सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। उन्हें संजय गांधी ने आदेश दिया कि आकाशवाणी में पढ़े जाने वाली खबरों को सेंसर किया जाए। प्रसारण से पहले आकाशवाणी के सारे समाचार बुलेटिन मुझे दिखाए जाए। गुजराल ने उनकी बातें सुनी और फिर आराम से कहा, सूचना और प्रसारण मंत्री मैं हूं, क्या सही क्या गलत मैं देख लूंगा। इस जवाब के बाद दोनों के बीच बहस होने लगी। इंदिरा गांधी वहीं मौजूद थी। उन्होंने अपने बेटे को चुप कराया। फिर गुजराल साहब वहां से चले गए। इस घटना के कुछ ही दिन बाद गुजराल को प्रधानमंत्री आवास से फोन आता है। फोन पर दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति कहता है कि मैडम आपसे मिलना चाहती हैं। गुजराल इंदिरा गांधी से मिलने पहुंचते हैं। पत्रकार वीर सांघवी को दिए इंटरव्यू में गुजराल साहब बताते हैं कि मुझे प्राइम मिनिस्टर हाउस से फोन आया कि मैं पीएम से मिलने आऊं। मैं 10:30 या 11 बजे के करीब वहां पहुंचा। तब तक प्रधानमंत्री अपने दफ्तर के लिए निकल चुकी थी। मैं जब बाहर आने लगा तभी संजय गांधी आ गए।
उस दिन उनका मूड बहुत खराब था क्योंकि आकाशवाणी के एक चैनल ने इंदिरा गांधी की स्पीच का प्रसारण नहीं किया था। संजय ने झल्लाते हुए कहा, देखिए ऐसा नहीं चलेगा। गुजराल साहब ने जवाब दिया, देखिए जब तक मैं हूं ऐसा ही चलेगा। संजय गांधी चिल्लाने लगे। इस पर गुजराल ने कहा, आपको बात करनी है तो थोड़ा सलीका सीखिए। आपको यह तक नहीं पता कि बड़ों से कैसे बात की जाती है। मेरी आपके प्रति कोई जवाबदेही नहीं है। मैं आपकी मां का मंत्री हूं, आपका नहीं। इसके बाद ही गुजराल के हाथों से सूचना और प्रसारण मंत्रालय छीन लिया गया। दोस्तों 1976 की बात है। उस समय आई के गुजराल मॉस्को में भारत के एम्बेसडर यानी राजनयिक थे। सोवियत संघ के दौरे पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पहुंची। उनके स्वागत में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इंदिरा गांधी के साथ गुजराल साहब भी वहां मौजूद थे। उनके हाथ में हमेशा HMT की घड़ी होती थी। उस समय HMT की घड़ी अमीर और रुतबे वाले लोग ही पहनते थे। सोवियत संघ प्रमुख ब्रेजनेव को गुजराल की घड़ी बहुत पसंद आई। उन्होंने उनसे उस घड़ी से जुड़े ढेरों सवाल कार्यक्रम में बैठे बैठे ट्रांसलेटर के माध्यम से पूछ डाले। इंदिरा गांधी ट्रांसलेटर की बातें सुन रही थी। उन्होंने गुजराल से हिंदी में कहा, अपनी घड़ी उतारकर इन्हें दे दो ना। गुजराल ने ऐसा नहीं किया। इंदिरा गांधी दोबारा बोली, देते क्यों नहीं, दे दो घड़ी। उन्होंने इंदिरा गांधी और ट्रांसलेटर के माध्यम से ब्रेजनेव से कहा, कूटनीतिक शिष्टाचार से मैं इस समय बंधा हुआ हूं। चाहकर भी अपनी घड़ी खोलकर आपको गिफ्ट नहीं कर सकता। इतना वादा जरूर करता हूं कि ऐसी एक घड़ी आपको भिजवा दूंगा। बाद में उन्होंने अपना वादा पूरा भी किया और ब्रेजनेव को उस तरह की कई घड़ियां भिजवाई। इस किस्से का जिक्र गुजराल साहब ने कई सालों बाद पत्रकार वीर सांघवी को दिए एक इंटरव्यू में किया था। सांघवी ने अपनी किताब मैंडेट व्हील ऑफ द पीपल में गुजराल के हवाले से पूरा किस्सा बयां किया। इंद्र कुमार गुजराल की आत्मकथा मैटर्स ऑफ डिस्क्रेशन में लिखा है कि मैं उन दिनों विदेश मंत्री हुआ करता था। इराक और कुवैत के बीच रिश्ते अच्छे नहीं थे। मैं जब सद्दाम हुसैन से मिला तो वो खाकी वर्दी में थे। उनकी कमर पर पिस्टल लटक रही थी। मुझे देखते ही उन्होंने मुझे गले लगा लिया। फोटोग्राफर्स वहां मौजूद थे। हम दोनों के मुलाकात की तस्वीर देश दुनिया के अखबारों में छप गई। इससे हमारी स्थिति खराब हो गई। इससे दुनिया भर में यह संदेश गया कि जिस सद्दाम हुसैन की पूरी दुनिया में निंदा हो रही थी, उसको भारत के विदेश मंत्री गले लगा रहे थे। खाड़ी देश के संयुक्त सचिव और राजदूत रहे KP फेबियन ने फॉरेन अफेयर्स जनरल को दिए इंटरव्यू में यह कहकर गुजराल का बचाव किया कि अगर किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष आपको गले लगाना चाहे तो आप डक तो नहीं कर सकते, यानी इससे आप मना नहीं कर सकते। खैर, इस मुलाकात का इतना फायदा जरूर हुआ कि गुजराल ने कुवैत में फंसे 1,70,000 भारतीयों को विमान से सुरक्षित देश वापस लाने में सफलता पाई। अपनी तरह का यह दुनिया का सबसे बड़ा ऑपरेशन माना जाता है। एक बार में इतने सारे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लाने का यह विश्व रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। दोस्तों, गुजराल साहब के किस्सों के सफर में आज के लिए यहीं तक। आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।